चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट के डाउट्स करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 सी पार्ट. 11th सी पार्ट. Question number 11 C part. You have to find out cash flow from operating activities. As I always tell you, जब भी आपने कैलकुलेट करना ना, पहले एक रफ परफॉर्मा लिख लो अपने पास. कैलकुलेट करना हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. दिस इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, एक रफ परफॉर्मा अपने पास बना लेते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. वो हम यहाँ साइड पे लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमने कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ statement of P&L account, difference in balance of statement and of P&L account. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इसमें ऐड करते हैं 4 चीज़ें. 4 things we add. What are the 4 things that we add? Provision for taxation made during the year. और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो कौन सी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करते हैं? करंट ईयर की. ठीक है, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड कौन सा? प्रीवियस ईयर का. करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कभी भी अकाउंट फॉर नहीं करेंगे. उसके बाद इंटरिम डिविडेंड. नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर. और क्या करते हैं यार? ट्रांसफर टू रिजर्व्स. ट्रांसफर टू रिजर्व्स को हम ऐड करते हैं और रिफंड ऑफ टैक्स को हम माइनस करते हैं. राइट, उसके बाद यहां आ जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, उसके बाद हम एडजस्टमेंट किसकी करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की. Adjustment for non-cash and non-operating items. Adjustment for non-cash and non-operating items. इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं. इसकी जब हम एडजस्टमेंट करते हैं हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ऐड किसको करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को. नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं. लेस किसको करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करते हैं. नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इसको हम करते हैं माइनस. अब हमारे पास क्या आ जाता है इसके बाद? Operating profit before working capital changes. Operating profit before working capital changes. ये आ जाएगा हमारे पास. इसके बाद हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 11th का सी पार्ट. फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस वॉज 3 लाख रुपीज. Now it is 5 lakh. It was 3 lakh, now it is 5 lakh. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीज. क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखना 2023 की फिगर्स बाद में दिए, 2023 की फिगर्स बाद में दिए, 2022 की पहले दिए. तो ये नेगेटिव आएगा 2 लाख रुपीज. दिस विल बी नेगेटिव 2 लाख रुपीज. क्योंकि आप क्या करते हो? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. जो करंट ईयर का अमाउंट दिया है ना वो दिया है 3 लाख रुपीस, और जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया है गिवन है वो है 5 लाख रुपीस. दैट मीन्स यू आर सफरिंग अ लॉस ऑफ 2 लाख. तो यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट आएगा. ये क्लियर है?
उसके बाद अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस था 80,000, नाउ इट इज 1,20,000। इसका मतलब आपने कितना डिप्रिसिएशन किया ड्यूरिंग द ईयर? 40,000। 40,000 इज डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, वो यहाँ आ जाएगा accumulated depreciation 40,000 इनर कॉलम में। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट यू आर गिवन इज डिबेंचर सिंकिंग फंड। डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाया था जिसमें स्टार्टिंग बैलेंस था 160, नाउ इट इज 1,95,000। इसका मतलब 35,000 रुपीज हमने ट्रांसफर किया है टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, है ना? तो ये यहाँ आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व वाले में, डिबेंचर सिंकिंग फंड। और तुम्हें पता है डिबेंचर सिंकिंग फंड क्यों बनता है? क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस से अब ये रूल आउट हो गया। पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर होता था जिसमें हम डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाते थे डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। तो अब ये 35,000 रुपीज जो हमने ट्रांसफर किया है डिबेंचर सिंकिंग फंड में, दैट इज गोइंग टू बी एडेड हियर। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। नेक्स्ट यू आर गिवन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस में जाते हैं? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो एडजस्टमेंट हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? ऐड किसको करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और लेस किसको करते हैं? लेस किसको करते हैं? लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इनको हम लेस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है। और ये कितनी थी करंट लायबिलिटी? 16,000। अब कितनी हो गई है? 24,000। 8,000 रुपीज से इंक्रीज हुई है ना? 8,000 से करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसको हम ऐड करेंगे। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 8,000 रुपीज को हम ऐड करेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है? करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स पहले कितने थे? 75,000, अब कितने हो गए? 91,000। ट्रेड पेबल्स भी इंक्रीज हुए कितने से? 16,000 रुपीज से, है ना? तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स को भी हम ऐड करेंगे, 16,000 रुपीज, इसको भी हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट यू आर गिवन प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सैलरीज क्या है? करंट एसेट है। प्रीपेड सैलरीज पहले 5,000 थी, अब 2,000 हो गई है, डिक्रीज हुई है ना? तो डिक्रीज को क्या करेंगे? ऐड। डिक्रीज इन प्रीपेड सैलरीज कितने से डिक्रीज हुआ? 3,000, इसको भी हम ऐड कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट यू आर गिवन गुडविल। Goodwill was 20,000, goodwill is 15,000. That means goodwill has been written off. Goodwill को हमने write off किया या amortize किया है। Goodwill written off will come here. Goodwill written off and the amount is how much? 5,000. Goodwill written off को हम add करते हैं. This is going to be added. Clear? Next you have trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? करंट एसेट। वो 2,10,000 के थे और अब कितने के हो गए? 2,40,000। 30,000 रुपीज से करंट एसेट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन करंट एसेट को हम क्या करते हैं? माइनस। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स ये माइनस में होगा कितना? 30,000 का अमाउंट। 30,000 इज नेगेटिव। इज दिस क्लियर? सारी आइटम्स आ गई जहां नीचे थी। अब हम नेट इफेक्ट देखते हैं। यहाँ 2 लाख पॉजिटिव था, और सॉरी 2 लाख नेगेटिव था, 35,000 वाज पॉजिटिव। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ?
1,65,000 negative, isn't it? 2 lakh negative था, 35,000 positive, net effect is 1,65,000 negative. तो यहाँ आ जाएगा 1,65,000 negative. उसके बाद ये प्लस वाली आइटम्स 45,000 प्लस 165 नेगेटिव है, 40,000 प्लस है, कितना नेगेटिव बच गया? 1,25,000. क्लियर? 1,25,000 इज नेगेटिव. नेक्स्ट इफ यू सी वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट्स क्या है? पॉजिटिव है 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 3 27,000 एंड नेगेटिव इज 30,000. तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? 3,000 negative, right? So your answer is 1,20,000, 28,000. But ये आंसर क्या है? नेगेटिव में है 1,28,000. 1,28,000 आ रहा है ना ये? 2 lakh minus 35,000 is 1,65,000. 1,65,000 here, 45,000 positive. ये 120 है, सॉरी दिस इज 120. सो 1,23,000. बट ये 1,23,000 नेगेटिव में है. तो जब ये नेगेटिव में आता है आंसर तो हम इसको कहेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस. दिस इज नॉट कैश फ्लो. हमारे पास कैश आया नहीं है. ये जब नेगेटिव में आंसर आएगा इसको हम कैश फ्लो नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कैश used in operations, क्योंकि ये नेगेटिव है, हमने इतना कैश यूज किया है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट डाउट. नेक्स्ट वन शुड बी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. देन आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करें. चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं. अगेन आई वुड सजेस्ट यू, जब भी हमने ये सॉल्व करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे? परफॉर्मा बनाएंगे. सबसे पहले क्वेश्चन का परफॉर्मा बनाओ. क्वेश्चन नंबर 13 यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, ये हम इसका परफॉर्मा बना लेते हैं. और जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है उसके लिए हम सेपरेटली यहाँ पे लिखेंगे. फर्स्ट थिंग इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. दिस इज द फर्स्ट थिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या आता है? डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. P&L अकाउंट कभी नहीं लिखोगे, हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट आएगा क्योंकि हम कंपनी अकाउंट्स की एनालिसिस कर रहे हैं. उसके बाद यू हैव टू ऐड 4 थिंग्स इन दिस. 4 थिंग्स हैव टू बी एडेड, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. अब आपको पता है कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करना. आई एम नॉट राइटिंग दैट. प्रपोज डिविडेंड, एज ऑलवेज प्रपोज डिविडेंड जो होगा वो हमेशा प्रीवियस ईयर का होगा. करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कभी भी नहीं लेना. उसके बाद इंटरिम डिविडेंड. नेक्स्ट इज योर इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स. आई एम लीविंग दैट पार्ट ऑफ माइनस रिफंड ऑफ टैक्स क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बोला था आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा. उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. जितनी बार ये परफॉर्मा अपने पास बनाओगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा, चाहे शॉर्ट में लिख के बना लो. ठीक है, उसके बाद करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्टिविटीज. इनकी एडजस्टमेंट्स करेंगे. एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश
एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें हम ऐड करते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसको हम ऐड करते हैं, राइट। लेस किसको करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। एक चीज याद रखना, जब भी किसी चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, वील ऑलवेज मेक एन अकाउंट। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए जो एडजस्टमेंट्स है वो करते हैं, राइट। ये हमारा बेसिक परफॉर्मा है। अब हम क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, उसमें क्या दिया है, जस्ट रीड द क्वेश्चन। आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया है, उसमें शेयर कैपिटल गिवन है, राइट। उसमें आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का एज सच देयर इज नो रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि शेयर कैपिटल किस में आएगी, इट इज विच एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि शेयर्स इशू करके आप क्या करते हो, अपने बिजनेस के लिए फाइनेंसेस अरेंज करते हो ना, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसका कोई रोल नहीं है ऑपरेटिंग में। नेक्स्ट यू आर गिवन रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे ना नोट नंबर 1 लिखा है, तो आप अपने नोट्स टू अकाउंट्स खोलो। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 चीजें दी हैं, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। यहाँ पे हमें मिल जाएगा जहाँ से हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में देखो क्या दिया है, प्रीवियस ईयर में 20,000 का लॉस एंड इस ईयर में 50,000 का प्रॉफिट, यही दिया है ना। प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो ब्रैकेट्स में दिया है, दैट इज 20,000 का लॉस, एंड दिस ईयर में क्या दिया है, 50,000 का प्रॉफिट। और हम यहाँ पर डिफरेंस में क्या लेते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहाँ करंट ईयर दिया हुआ है 50,000, प्रीवियस ईयर दिया है नेगेटिव 20,000, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है ना, ब्रैकेट्स में मीन्स नेगेटिव। सो 50,000 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 70,000 will be the amount here. Is this clear? 50,000 इस ईयर का प्रॉफिट दिया है, 20,000 प्रीवियस ईयर का लॉस है। हम करते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 का। नेक्स्ट आपको गिवन है जनरल रिजर्व। नेक्स्ट दैट इज गिवन टू यू इज जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में पहले कितना अमाउंट था, 1 लाख, अब कितना है, 1,20,000। दैट मीन्स 20,000 रुपीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो 20,000 जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो यहाँ पर एड बैक हो जाएगा। इज दिस क्लियर? रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 1 की आपने सारी ट्रीटमेंट कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन, उसके बाद आपको दिया है नॉन करंट लाइबिलिटीज। एज सच नॉन करंट लाइबिलिटीज किस में आती हैं, कौन सी एक्टिविटी है नॉन करंट लाइबिलिटीज? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज आप अपने लिए पैसे अरेंज कर रहे हो ना, ठीक है। ये कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब अगर आपने कहीं से लोन लिया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो कौन सी एक्टिविटी होगा? आपने कहीं से लोन लिया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो कौन सी एक्टिविटी होगा? दैट विल ऑल्सो बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट विल ऑल्सो बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर आप याद करो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है ना +1 में भी, आप उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखते थे,
लिखते थे ना, मतलब वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बट वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने एडजस्टमेंट करना होता है फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2 में लिखी है। इफ यू ओपन द नोट नंबर 2, इसमें आपको दिया है 9% डिबेंचर्स। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ज़रा लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको दिया है 9% डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, राइट, दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू यू। और 9% डिबेंचर्स में क्या दिया है कि प्रीवियस ईयर में आपके डिबेंचर्स थे 1 लाख के, एंड इस ईयर में आपके डिबेंचर्स हैं 1,50,000। ये बैलेंस आपको गिवन है 31 मार्च 2021। This is the balance of 31st March 2021. This is the balance of 31st March 2022. ये गिवन है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो 31st मार्च 2021 का बैलेंस है, यही बैलेंस हमारा होगा 1 अप्रैल 2021 का। मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स थे, ईयर एंड में हमारे पास कितने के हैं? 1,50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स। दिस मीन्स व्हाट, हमने पूरे साल में 50,000 के डिबेंचर्स इशू किए हैं, यही मतलब हुआ ना इसका। पहले स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में तो हमारे पास 1 लाख रुपीज़ के थे, अब 150 के हो गए। दिस मीन्स हमने 50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए हैं। ये क्या है? 9% मीन्स व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने डिबेंचर्स पे इतना इंटरेस्ट देना है। दिस 9% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमने 50,000 के डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब पूरा साल हमारे पास कितने के डिबेंचर्स थे? पूरा फुल ईयर, द होल ईयर वी हैड डिबेंचर्स वर्थ रुपीज 1,50,000। वी हैड डिबेंचर्स वर्थ रुपीज 1,50,000। तो अब जो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देंगे वो किस अमाउंट पे देंगे? 1,50,000 पे। ये आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि अगर आपको गिवन होता दैट डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022, अगर आपको ये दिया होता कि डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022, तब जब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करते वो किस अमाउंट पे करते? 1 लाख, क्योंकि 50,000 के डिबेंचर्स तो ईयर एंड में इशू की है। अभी आपको दिया है डिबेंचर्स वर इशूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आप अब जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करोगे, अब जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यू विल कैलकुलेट, दैट विल बी ऑन 1,50,000 at the rate of 9%. 13,500 is the interest on debentures. Clear हो गया? ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है? ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? यहाँ ऐड करते हैं। यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 13,500 विल बी एडेड बैक। 13,500 को हम इसमें ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में। $13,500 को ऐड बैक करेंगे इसमें। as a non-operating expense.
यही क्वेश्चन था ना? चलो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 13,500, इसको हम ऐड बैक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो. अब ये हमारा नोट नंबर 2 सॉल्व हो गया. नेक्स्ट वाले पे आते हैं. नेक्स्ट में यू आर गिवन करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में यू आर ओनली गिवन ट्रेड पेबल्स. और ट्रेड पेबल्स में क्या गिवन है? ट्रेड पेबल्स हैज डिक्रीज्ड. डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं. डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को हम लेस करते हैं. तो इसको हम ट्रीट करेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. दिस विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस. सो लेट्स डू दैट. अब उसकी एडजस्टमेंट करते हैं. वील राइट हियर interest on debentures was 13,500. यहाँ हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसमें ऐड क्या करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. एंड लेस क्या करते हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. और अभी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स. सो वो माइनस हो जाएगा. डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 20,000 रुपीज से कम हुआ, 20,000 रुपीज नेगेटिव. इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? चलो एसेट साइड पे चलते हैं. एसेट साइड पे हमें दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. उसके अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट नंबर 3 इज गिवन. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट नंबर 3 इज गिवन. क्योंकि इसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हम लिख लेते हैं इसमें. जस्ट सी द नोट नंबर 3. नोट नंबर 3 में यू आर गिवन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. नोट नंबर 3 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला है. उसमें क्या दिया उसने? जस्ट रीड. इट्स गिवन 7 लाख एंड 4,40,000. 7 लाख एंड 4,40,000 ये गिवन है ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में. और आपको दिया है लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. लेस provision for depreciation, that is given to you 150 and 1,10,000. 1,50,000 and 1,10,000. Now if you see this, इस केस में क्या हो रहा है? Property, plant and equipment has increased. Property, plant and equipment has increased. अब ये property, plant and equipment कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. यहाँ नहीं आएगा. बट अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो, ये क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना. इसका मतलब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया है ड्यूरिंग द ईयर. कितना बनाया है? 110 ऑलरेडी था, अब 150 हो गया. मतलब कितने की प्रोविजन और क्रिएट की? 40,000. तो ये भी यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. हम 40,000 रुपीज़ को यहाँ प्लस वाले में लिख देंगे. ये क्लियर हो गया? उसके बाद अगर आप अपनी बैलेंस शीट दोबारा से देखो, इट्स गिवन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. 40,000 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी. अब आपने क्या किया है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी, 40,000 रुपीज़ की थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स.
अब इस ईयर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने की हो गई? 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। और इसमें भी आपको एक नोट दिया है, ये 40,000 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी, 50,000 की हो गई। दैट मीन्स व्हाट? 10,000 की आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज की, इंक्रीज हुई। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज करना कौन सी एक्टिविटी में आएगा? दिस इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपने पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन अगर आप नोट्स में देखो, यहाँ पे लिखा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2021, कि हमने जो 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स खरीदी थी वो कब खरीदी थी? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, 1 अप्रैल 2021 में। और उसके बाद आपको गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज 8% पर एनम, मतलब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वी विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कितनी इन्वेस्टमेंट्स पे मिलेगा इंटरेस्ट? हम कितने पे लेंगे? अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 रुपीज़ पे, क्योंकि इनिशियली हमारे पास 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी, 10,000 की हमने और परचेज कर ली, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो गई 50,000 की। लेकिन ये परचेज हमने 1 अप्रैल 2021 को किया था, इसका मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर कितने की थी? 50,000 रुपीज़ की, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 8%। सो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 का 8% मिलेगा, विच इज इक्वल टू 4,000। 4,000 रुपीज़ विल बी द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। पर ये कौन सी इनकम होगी आपकी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन कैश नहीं है। ये कौन सी इनकम है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो यहाँ आ जाएगा, हम इसको लेस करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। 4,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4,000 रुपीज़ विल बी सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू यू इन द बैलेंस शीट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड में आते हैं, जब आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म कर लेते हो, उसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ वी रिटन ऑल द अमाउंट्स, अब बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70,000 प्लस 20,000, यहाँ पर आ गया 90,000। इस 90,000 रुपीज़ को हम यहाँ लेकर आएंगे, 90,000 ये प्लस ये माइनस 53,500 माइनस 4,000, 49,500। 49,500 विल बी पॉजिटिव। इसको ऐड करेंगे 0059, 1,39,500। उसमें से ये 20,000 नेगेटिव वाला माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच? 1,19,500। 1,19,500 is going to be your answer. Trade receivables are also given in the question. Trade receivables, okay, trade receivables क्या हुए? डिक्रीज हुए। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को हम ऐड करेंगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमने छोड़े हैं वो ऐड हो जाएंगे। वो कितना अमाउंट है? 1,14,000 माइनस 83,000। हाउ मच इज इट? 31,000। 1,14,000 माइनस 83,000, इज इट 31,000? 1,14,000 माइनस 83,000। ट्रेड रिसीवेबल्स का ये डिफरेंस है ना। हाउ मच इज इट? 31,000। नो, 31,000 विल बी एडेड हियर। तो यहाँ 31,000 पॉजिटिव, 20,000 नेगेटिव, ये नेट इफेक्ट हो गया 11,000 पॉजिटिव। 11,000 पॉजिटिव विल बी एडेड। तो आंसर विल बी नाउ 1,40,000, 1,50,500. Just add it and check. 1,50,500 is going to be your cash flow from operating activities. Is that clear? Next question. Next question कौन सा करें? 15th.
चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं आपकी बुक का. Question number 15. Now just read the question. You are given revenue from operations. अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है. यहाँ बैलेंस शीट नहीं गिवन है आपको. You are not given the balance sheet. आपको क्या दिया है इसमें? Statement of profit and loss account. And you have been asked to calculate cash from operations by indirect method. So let's start calculating cash from operations. Cash from operations. अब देखो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. वो यहां करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. वैसे भी ये उसमें नहीं आएगा. This will not be included in your main performer. Before tax and extraordinary items. चलो वो देखते हैं क्या है. अब देखो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्लियर? सो हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. That's the first point we will write. Net profit before tax. कितना अमाउंट है नेट प्रॉफिट का बिफोर टैक्स? 8 लाख रुपीज. यू आर गिवन दिस 8 लाख रुपीज. ठीक है. इसमें अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्टिविटीज. इसकी एडजस्टमेंट करते हैं. एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्टिविटीज. इसमें हम ऐड करते हैं. व्हाट डू वी ऐड? ऐड क्या करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. एंड व्हाट डू वी सब्ट्रैक्ट? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमने माइनस कर देना है. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इसके बाद हम करेंगे adjustment for working capital changes. We'll do the adjustment for working capital changes. ठीक है. चलो अब देखो जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना अच्छे से. आपको यहाँ गिवन है टोटल एक्सपेंसेस. पढ़ना शुरू करो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस स्टार्टिंग से पढ़ो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है. व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? पहले मुझे बताओ कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? सेल्स. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस सेल्स. जिसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स कहते थे उसको कंपनी अकाउंट्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं. और सेल्स कहाँ से आती है? जिस बिजनेस में हम डील करते हैं उसका सामान बेच के. तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सेल्स है. ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. नेक्स्ट यू आर गिवन एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या है? परचेजेस. परचेजेस कौन सी एक्टिविटी है? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल या जो भी सामान आप परचेज. इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्योंकि ये डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है. राइट. उसके बाद आपको दिया है चेंजेस इन इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री किस में आता है? करंट एसेट्स में. मतलब ये हमारे लिए कहाँ आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. और हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं क्या? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को.
और हम लेस किसको करते हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को, यही करते हैं ना हम। अब देखो यहां उसने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 8 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 9 लाख। हम क्या करते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मतलब हमारे लिए ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हुई है? इन्वेंट्री हैज इंक्रीज्ड, देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे? लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये लेस हो जाएगा। और कितना अमाउंट होगा लेस? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आपका नेगेटिव अमाउंट आएगा। यू विल राइट हियर 1 लाख रुपीज एज नेगेटिव अमाउंट। ये समझ में आ गया? इसके बाद आगे देखो, उसके बाद लिखा है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ये डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस में जाएंगे, राइट? सो यहां आप ऐड करोगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसको आप ऐड कर दोगे, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, आपको सिर्फ इसमें सिंपल सी चीज़ है पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है। एंड दैट अमाउंट इज हाउ मच? 80,000। इसको आप ऐड कर दोगे। अब उसके बाद लिखा है अदर एक्सपेंसेस। नाउ अदर एक्सपेंसेस आर व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस? दैट इज नॉट मेंशन टू यू। अदर एक्सपेंसेस आर व्हिच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस? दैट इज नॉट मेंशन टू यू। अब आपको एक आइडिया है, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस जाते थे? ट्रेडिंग में तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस जाते थे? इनडायरेक्ट जाते थे ना, सारे नॉन ऑपरेटिंग तो नहीं जाते थे। सैलरीज जाती थी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? सैलरीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप हर महीने सैलरी देते हो ना, ये थोड़ी करते हो एम्प्लॉइज को एक बार सैलरी दे दी उसके बाद देंगे ही नहीं। रेंट ऑफ द बिल्डिंग कौन सा एक्सपेंस है? ठीक है ना? तो हम जैसे भी वो है, इसलिए अदर एक्सपेंसेस में कुछ नहीं दिया, अभी हम इसको कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे। उसके बाद देखो क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड बाय ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है हमारे? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? उसको ऐड। तो इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड दैट इज हाउ मच? 40,000। तो यहाँ 40,000 आ जाएगा प्लस में। ये क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट देखो, सन्ड्री डेटर्स डिक्रीज्ड बाय 70,000 ड्यूरिंग द ईयर। सन्ड्री डेटर्स डिक्रीज हुए हैं। सन्ड्री डेटर्स हमारा कौन सा एसेट है? करंट। तो डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स को हम ऐड करेंगे। कितने अमाउंट से डिक्रीज हुए हैं सन्ड्री डेटर्स? 70,000। इसको हम ऐड करेंगे 70,000। क्लियर? नेक्स्ट व्हाट यू आर गिवन, आउटस्टैंडिंग वेजेस डिक्रीज बाय 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? करंट लाइबिलिटी। जब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है उसको माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग wages, decrease in outstanding wages, and the amount by which it has decreased is 10,000. So 10,000 rupees will be subtracted. 10,000 को हम subtract करेंगे। Next you are given bills receivable decreased by 5,000 during the year. Bills receivable क्या है हमारे? Current assets, वो decrease हुए हैं, उसको भी क्या करेंगे? Add डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। और कितने अमाउंट से डिक्रीज हुए ये? 5,000। इसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट दैट यू आर गिवन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज बाय 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए हैं, इसको भी क्या करेंगे? ऐड। डिक्रीज इन प्रीपेड
expenses, and they have decreased by how much? 20,000. So you will add this. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस या माइनस करेंगे. यहाँ पर 8,80,000, this will be 8,80,000, and then you have plus में 20 plus 40, 60, 60 plus 70, 130, 135. This positive is 135 and negative is 1,10,000. So यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 25,000. So this is how much? 8,80,000. यहाँ पे 135 is what? What is this 135 for? अच्छा, this is, I have added up all this. 20 plus 40, 60, 60 plus 70, 130, 130 plus 5 is 135. 135 minus 1,10,000. So this is going to be 1,10,000, 25,000, is it? ये 25,000 ही आएगा ना? Just solve it. Solve करके देखो इसको. कितना अमाउंट आ रहा है, ये सॉल्व करो इसको. 25 ही आ रहा है ना. So this is going to be how much? 9,05,000 and minus 7,65,000. 7,65,000 minus how much is this? 1,40,000. 1,40,000 is it, no? So let's see 1,40,000 का डिफरेंस कहाँ से आया है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंसेस में परचेजेस माइनस हो गया, इन्वेंट्रीज, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इज 40,000, राइट? ये 40,000 है. आई हैव रिटन, नहीं 80,000 है. डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 80,000 added back 8,80,000. This is already net profit before tax. So sundry creditors increased by 40,000 during the year. Sundry creditors increase हुए, उसको add कर दिया. Sundry debtors decreased by 70,000. ये गलती की है. Sundry debtors decreased by 70,000, no? Increased लिखा है, हमने decrease ले लिया है. यहाँ पे sundry debtors decrease नहीं हुए, sundry debtors increase हुए हैं 70,000 से. ये माइनस होना था 70,000, हमने ऐड कर दिया. 70,000 माइनस होना था, हमने ऐड कर दिया. सो दिस मीन्स ये 70 यहाँ नहीं आएगा. 40 plus 20 60. पॉजिटिव अमाउंट इज 65,000 एंड नेगेटिव अमाउंट इज 1,80,000. 1,80,000 नेगेटिव अमाउंट है. इसको इरेज करके ठीक कर देते ताकि समझ में आ जाए. ये 70,000 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये डेटर्स डिक्रीज नहीं हुए, इंक्रीज हुए हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 60,000 पॉजिटिव एंड नेगेटिव अमाउंट कितना बन रहा है अब टोटल? नेगेटिव अमाउंट इज 1,80,000. सो व्हेन नेगेटिव इज 1,80,000, पॉजिटिव 65,000 है. कितना बना? 1,15,000. 1,15,000 negative. So you will get 7,65,000 is the net answer. You will get cash flow from operating activities. Clear हो गया ये? Next. Next doubt बताओ अब क्या है? Next question. Or you solve these cash flow statement के questions and then we will take the other doubts tomorrow. ठीक है?